हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 10 पे दिए हुए जो दो क्वेश्चन हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 13 पे दिए हुए 3 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10 पे दिए हुए दो क्वेश्चन, उनको जरा देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ध्यान सुनना, एक कोई सब्सटेंस एक्स है, इस एक्स सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स सब्सटेंस का क्या है, सॉल्यूशन है। तो एक्स सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन है जिसका उपयोग किस में किया जा रहा है, जिसका यूज किस में किया जा रहा है, वाइट वॉशिंग में। किस में, वाइट वॉशिंग में। बेटा वाइट वॉशिंग क्या होता है बताइए जरा आप। वाइट वॉशिंग का मतलब सफ़ेद रंग से पोतना, वॉश करना। कुछ लोग बोलेंगे सर वॉश करने का मतलब तो धोना होता है, मतलब आप जो ये येलो कलर की जो ये आप शर्ट पहने हुए हैं इसको मैं सफ़ेद कर दूं, उसे तो ब्लीच करना कहते हैं, वो भी वाइट वॉशिंग ही होता है। पर यहाँ पर जो वाइट वॉशिंग से रिलेटेड जो ये सॉल्यूशन बोला जा रहा है, ये कपड़े को एक प्रकार से डीकलराइज्ड करने के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो वाइट वॉशिंग है इसका मतलब दीवालों पर पोता जाने वाला, दीवालों पे या वॉल पेंट करने वाला वाइट कलर का सॉल्यूशन, जो कि हमारा पुराने समय पर और आज के समय पर भी बहुत सारे लोग अपने कच्चे घरों में, गांव वगैरह में, विलेजेस में इसमें ये वाइट वॉशिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलई। ठीक है ना, चूना, ये वो वाला है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ वो सब्सटेंस एक्स क्या होगा। तो हमने बोला कि वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस एक्स जो है वो 100% हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्विक लाइम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया है, तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर हम क्विक लाइम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोलते हैं। दूसरी बात, इसको क्विक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये विग्रसली रिएक्ट करता है किसके साथ में, पानी के साथ में। जब हम जो ये कलई होती है, चूना होता है, जब हम या क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, जब हम इसे पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर एक अपने आप बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंदर हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके अंदर होती है, हीट इवॉल्व होती है, निकलती है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये क्विक, यानी कि एक ऐसा लाइम है जो कि क्या करता है, क्विकली रिएक्ट करता है। क्विक का मतलब जल्दी से प्रतिक्रियाशील या रिएक्शन करने वाला, और लाइम का मतलब होता है चूना। ठीक है, ये वो वाला चूना नहीं है जो आज के समय पे ज़्यादातर लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये वो वाला नहीं है, ये वाइट वॉशिंग करने वाला चूना है। या फिर जो दादाजी जो खैनी रगड़ते हैं, ये वो वाला चूना है। पर जो दादाजी जो खैनी खाते हैं, ये पान में लगने वाला चूना होता है, वो ये वाला, ये इस रूप में नहीं होता। तो किस रूप में होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि वो एक्स सब्सटेंस कौन सा होगा, सर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों हुआ, उसके बारे में आपको दूसरे क्वेश्चन में समझ में आएगा। बोला गया है कि जब हम इस एक्स सब्सटेंस को पानी के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी। रिएक्शन में बेटा एक्चुअली में होता क्या है, रिएक्टेंट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करें, रिएक्शन करें, फिर प्रोडक्ट भी होते हैं जो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद में जिस रूप में बदल गए, जिस रूप में हमको उसका प्रोडक्ट मिला, तो वो होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मिलकर बनती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज बोला गया है कि इस एक्स सब्सटेंस जिसका यूज हम वाइट वॉशिंग में करते हैं, इस एक्स सब्सटेंस को आप जरा पानी के साथ में रिएक्शन कराएं और इस रिएक्शन को पूरी तरीके से लिखें। तो हमने क्या किया, एक्स सब्सटेंस जो हमने माना हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको लिख लिया। उसका रिएक्शन हमको कराना है पानी के साथ, तो इसलिए पानी लिख लिया, समझना। तो
इसको लिखने के बाद में जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। लाइम का मतलब चूना और स्लेक्ड का मतलब बुझा हुआ, गीला, गीला बुझा हुआ चूना, या फिर बोल सकते हैं कि जला हुआ चूना। ये हिंदी के टर्मिनोलॉजी है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ये उन लोगों को पता है। आप लोगों को स्लेक्ड लाइम ऐसे समझ लें कि जो क्विक लाइम होता है उसके अंदर एनर्जी या उसके अंदर अभी हीट भरी हुई है, वो रिलीज नहीं हुई है। जब वो पानी के कांटेक्ट में आया तो उसके अंदर जितनी भी हीट थी वो सारी की सारी रिलीज हो गई आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी अब अंदर शेष नहीं बची है, रिमेनिंग नहीं है। इसीलिए अब ये क्या हो गया, बुझ गया है, या बोल सकते हैं जल चुका है, खत्म हो चुका है, इसीलिए स्लेक्ड लाइम। तो मैंने भी 2 मिनट पहले आपको बोला था कि जो दादाजी जो खैनी में जो ये चूना रगड़ते हैं या फिर जो पान में जो चूना लगाया जाता है खाने के लिए, वो बेटा ये वाला लगाया जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो स्लेक्ड लाइम होता है इसके अंदर अब किसी प्रकार की कोई भी हीट एनर्जी रिमेनिंग नहीं रही है। तो अब अगर हम इसको अगर खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो अब इसको खाते समय क्योंकि हमारे मुंह में भी पानी है, सलाइवा वगैरह है, पानी का कंटेंट है, तो अब ये अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो अब उसमें से हीट नहीं निकलेगी और हमारा मुंह जलेगा नहीं। अगर आपने धोखे से भी ये कैल्शियम ऑक्साइड को या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, अगर इसको खैनी में रगड़ करके अगर ले लिया मुंह में, तो जैसे ही आपके मुंह का पानी इस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा वैसे ही उसमें से हीट निकलेगी और आपका जो गाल है उसमें छेदा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि आपके ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके उसमें से एक्सोथर्मिक के रूप में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जो हीट निकलेगी वो हीट की वजह से आपका चेहरा फट सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, सर ये चीज़ बताइए, आपने एक बात बोली थी कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होने वाला सब्सटेंस, वाइट वॉशिंग में तो एक्चुअली में ये तो सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट में किसी भी दुकान पे मिल जाता है, कलई से बोलते हैं। सर देखो वो सॉलिड को तो हम दीवार पे पोत नहीं सकते, ठीक है ना? जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जो स्लेट होती है ब्लैक कलर की, उस पर वो खड़ाई आती है, खड़ाई मतलब चौक टाइप की या बत्ती टाइप की जो होती है, वो उससे लिखते हैं। वो क्या होता है सर? वो कैल्शियम ऑक्साइड मान के चलें, ठीक है? जो बत्ती होती है मतलब प्योर, अगर जो क्विक लाइम अगर होगा तो उससे आप लिख सकते हैं, पर उससे आप पोत थोड़ी सकते हैं। फिर आपने इस जगह पर यहाँ पर इसका नाम क्यों लिखा वाइट वॉशिंग के लिए, जबकि पुताई तो हम जो पेंट है वो हम स्लेक्ड लाइम से कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान दो, आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपको ये डाउट आया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंस बताओ, ध्यान सुनना, वो सब्सटेंस बताओ जिसका एक सॉल्यूशन है। ये शब्द पढ़ो, सब्सटेंस का यूज वाइट वॉशिंग में नहीं किया जा रहा, सब्सटेंस के सॉल्यूशन का यूज वाइट वॉशिंग में किया जा रहा है। आप लोगों को अगर पता हो अच्छे तरीके से तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसमें जो सब्सटेंस एक्स है ये सॉल्यूट है जो कम मात्रा में है, और सॉल्वेंट अगर हमें नहीं दिया जा रहा है तो सॉल्वेंट मान के चलते हैं हम पानी, वाटर, जबकि इसके अंदर तो बोला गया है कि जो सब्सटेंस है उसका आप रिएक्शन कराएं पानी से, यानी कि ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। और अब बेटा इसका एक्स सब्सटेंस का जब पानी के साथ में जब मिक्सअप हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो जो भी आउटपुट मिलेगा ये वही सॉल्यूशन है। अब जरा ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सॉल्यूशन है, पर किसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन बना कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ये वो एक्स सब्सटेंस है जिसने सॉल्वेंट के साथ में, पानी के साथ में जब रिएक्ट किया तब जाकर के ये सॉल्यूशन मिला, और फिर इस सॉल्यूशन का यूज हम वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो इसलिए प्रश्न में इसमें स्पष्ट बोला गया है सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन एक्स सब्सटेंस का है, तो वो एक्स सब्सटेंस इनडायरेक्टली कैल्शियम ऑक्साइड ही है। अगर यहाँ पर बोला जाता कि अ सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, इसमें सब्सटेंस एक्स वगैरह नहीं दिया जाता, तो एक सॉल्यूशन जिसका यूज़ हम वाइट वॉशिंग में करते हैं तो वो 100% सॉल्यूशन कौन सा होता?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड भी है जो कि सॉल्यूट के जैसे है, इसमें पानी भी है जो कि सॉल्वेंट के जैसे है, इसीलिए ये सॉल्यूशन बना। अगर आप अकेला इसको बोलोगे कि सर कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन, तो बेटा ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो केवल सॉलिड है, ये तो केवल सॉलिड है, इसमें सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हो, इसमें सॉल्वेंट तो है ही नहीं, ये तो अकेला सॉल्यूट है ना, ये अकेला केवल ठोस है, सॉलिड है, तो इसमें सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अकेले इससे ये पुताई होगी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा जब इसमें सॉल्वेंट मिल जाएगा, तो जब इसका सॉल्यूशन बनेगा तब जाकर हम वाइट वॉशिंग करेंगे। तो इसलिए हम जो एक्स सब्सटेंस की जो सर्च कर रहे थे वो एक्स सब्सटेंस कोई और नहीं, क्विक लाइम है। आप लोगों को ये पहला प्रश्न मैंने कराया पेज नंबर 10 का। अब इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, अब जरा उस पर ध्यान देना आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों ये है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसे। इसमें लिखा हुआ है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of collected in the other, name this gas। देखो बेटा ध्यान हो अगर आपको, एक्टिविटी 1.7 मैंने आप लोगों को कराई हुई है। एक्टिविटी 1.7 जिन लोगों को भी डाउट रह गया हो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के एक्टिविटी 1.7 को देख लें। जिन लोगों को एक्टिविटी 7 प्रैक्टिकली एनालिसिस करनी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस एक्टिविटी की लिंक ले लें, ठीक है, जिसको मैंने प्रैक्टिकल कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से, ये क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार आप उस प्रैक्टिकल एनालिसिस को जरूर देखें, तभी आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लिखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को होते हुए या करते हुए देख लेते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर अपने आप समा जाती हैं और आप उसका आंसर खुद देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को देखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं? पानी का। जब भी हम पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करने समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये सेपरेट आउट हो पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब आप सेपरेट करते हैं तो जो पानी होता है, पानी के अंदर दो भाग हाइड्रोजन के होते हैं, टू पार्ट्स किसके होते हैं पानी के अंदर? हाइड्रोजन के होते हैं, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आप जरा बताओ जरा ध्यान से। देखो बेटा, मैंने कहा कि कभी भी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के आप अगर पानी बनाएंगे तो बेटा उसके लिए फिर आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए आपको इस तरीके से बैलेंस करना रहेगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि जब आपको पानी के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो पानी के 2 मॉलिक्यूल लेने के लिए आपको हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के आपको 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही आपको, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पानी जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं हाइड्रोजन के और 1 भाग होता है, 1 पार्ट होता है ऑक्सीजन का। तो सिंस हाइड्रोजन गैस टू 1 टेस्ट ट्यूब, तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी। अब हमको ये चीज़ अच्छे से पता है, जब पानी जब टूटेगा तो जितने मॉलिक्यूल से पानी बना था उतने ही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से निकलेंगे। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि हाइड्रोजन गैस टू 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गैस टू अनदर टेस्ट ट्यूब, द अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि जो गैस का जो अमाउंट होगा वो कलेक्ट होगा, यानी कि वो इकट्ठा होगा किसमें? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ध्यान देना कि इसमें बोला गया है जो अमाउंट है गैस का वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इकट्ठा होगा वो दूसरी टेस्ट ट्यूब से क्या हो जाएगा?
वो दूसरी टेस्ट ट्यूब से डबल हो जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को ये अच्छी तरीके से बात पता होना चाहिए कि वो टेस्ट ट्यूब कौन सी होगी जिसके अंदर दोगुनी मात्रा में 2 टाइम्स गैस कलेक्ट होगी। वो गैस कोई और नहीं, हाइड्रोजन गैस ही कलेक्ट होगी, जो कि 2 टाइम्स है, ठीक है। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन की कंपैरिजन में केवल और केवल आधी ही ऑक्सीजन गैस उसके अंदर जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, जब आपने अगर प्रैक्टिकल देखा हो, प्रैक्टिकल एनालिसिस करी होगी, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है, कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठी होती है, जो कि 2 टाइम्स होती है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और ऑक्सीजन जो गैस इकट्ठी होती है वो टेस्ट ट्यूब कौन से वाले इलेक्ट्रोड पर होती है, वो एनोड पर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें पूछा गया था कि बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम जब 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर पानी जब टूटता है तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी गैस आती है तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में उतनी गैस की 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना ज़्यादा गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्यों आती है। तो वो मैंने आपको बताया कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पानी जो होता है वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब ये बनता है तब बेटा इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए रहते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए रहता है, तब जाकर के पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो जब ये टूटेगा तो टूटेगा भी तो उसी तरीके से जिस तरीके से ये बना था। तो टूटने में इसमें क्या होगा, 2 गुनी मात्रा में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उसके आधी मात्रा में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो जो 2 गुनी मात्रा में जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन होती है, हाफ मात्रा में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड इलेक्ट्रोड पर पाई जाने वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठी होती है और जो एनोड पर जो गैस इकट्ठी होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो ये इसका हमारा सेकेंड वाला आंसर है। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, बेहतर लगे। बेटा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा साइंस का 10th का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों, इसकी वजह से ये इसका रीज़न ये है कि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो हम लोगों को एक प्रकार से अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों के लिए और बेहतर करें। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो जो मेरे नियर बाय, मेरे ऑफलाइन क्लासेस के नियर बाय नहीं रहते हैं, दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को भी प्रॉपर तरीके की एजुकेशन मिल सके। क्योंकि आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मान लिया कि आज कोई गरीब है, कोई अमीर है या कोई मीडियम फैमिली से है, परंतु शिक्षा का अधिकार हर किसी को है और शिक्षा का अधिकार से आप किसी को भी वंचित ना करें, ठीक है। तो हम लोगों का प्रयास यही है, मेरा प्रयास यही है, कोचिंग का प्रयास यही है कि हर बच्चे को ऑनलाइन मीडियम से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्वालिटी वाली एजुकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचाई जाए। इसीलिए आप लोगों से बस एक ही अनुग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को उतना ही प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देव कोचिंग क्लासेस के साथ आप बने रहें। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका आंसर तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।